मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं एस के पाठक एक बार पुनः आप लोगों के इस ग्रुप में ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत अगली टॉपिक को लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। अभी तक आपने ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत रिमूव एडवर्ब टू पढ़ा, उसको बताया गया, नियम भी बताया गया कि कैसे आप एडवर्ब टू को हटाएंगे और वाक्य को चेंज करेंगे। साथ ही साथ सारे रूल के बाद, सभी नियमों के बाद उस पर बेस एक्सरसाइज भेजी गई थी, जिसको ये निर्देशित किया गया था कि आप अपनी कॉपी में, ग्रामर की कॉपी में क्रमशः क्रम से, सीरियल से उसे सॉल्व करेंगे, हल करेंगे। हाँ, हल करते समय यदि किसी सेंटेंस में कोई समस्या हो, कोई दिक्कत हो, तो आप उसको ग्रुप पे या पर्सनल नंबर पे पोस्ट कर सकते हैं। जब देर सवेर मुझे जैसे ही मौका मिलेगा, मैं उसको देख करके उसका आंसर या आप लोगों को संतुष्ट करने का प्रयास करूँगा। ठीक है। अब चूँकि रिमूव एडवर्ब टू के अंतर्गत जितनी एक्सरसाइज थी, जितने सेंटेंस थे, लगभग ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को बता दिए गए हैं, उसको एक्सरसाइज करके कंप्लीट कर लीजिएगा। फिर उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत रिमूव टू पर आधारित एक्सरसाइज करने के बाद दूसरी हेडिंग डालेंगे। देखेंगे यहाँ पे पहला था, मैं यहाँ लिखे दे रहा हूँ, वैसे आप अपनी कॉपी में दोबारा नहीं लिखेंगे इस पॉइंट को, चूँकि ये पहले लिखे हैं आप। ठीक है। बाई रिमूविंग क्या था? एडवर्ब टू। ठीक है। ये टॉपिक ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत आपको सबसे पहले पढ़ाई गई कि यदि वाक्य में एडवर्ब टू और इन्फिनिटिव टू दोनों का प्रयोग हुआ हो तो उसे आप कैसे चेंज करेंगे, बदलेंगे। ठीक, तो ये आप पढ़ चुके हैं, इसको दोबारा से लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये केवल मैंने आपको बताया है कि ये हेडिंग आप ऑलरेडी पढ़ चुके। ये हेडिंग भी आपने कॉपी पर ऑलरेडी डाल रखी है। चूँकि मैं अब अगले वीडियो में अगले रूल को लेकर आया हूँ, तो चूँकि टॉपिक वही है, इसलिए मैंने यहाँ पर ये दोबारा डाल दिया है। आप अपनी कॉपी में दोबारा से इसको नहीं डालेंगे। ठीक। रिमूव टू के बाद दूसरी हेडिंग आप डालेंगे क्या? इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड निगेटिव सेंटेंसेज। इंटरचेंज मीन्स अदला बदली आप अफर्मेटिव एंड निगेटिव सेंटेंसेज, जो सकारात्मक और नकारात्मक वाक्य होते हैं, उनको आपस में कैसे चेंज किया जाता है, यह रूल आपको इस नियम के अंतर्गत, इस टाइटल के अंतर्गत पढ़ने हैं। चूँकि अफर्मेटिव सेंटेंस को निगेटिव में आप हाई स्कूल में बदल चुके हैं, अफर्मेटिव को निगेटिव में बदलने का रूल आपको हाई स्कूल में पढ़ाया जा चुका है, लेकिन हाई स्कूल के उस टॉपिक से यह ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत अफर्मेटिव से निगेटिव सेंटेंस को बदलते समय ठीक उन्हीं रूल्स का प्रयोग नहीं करेंगे जो हाई स्कूल में करते रहे हैं। जैसे कि हाई स्कूल में आपको बताया गया कि राम इज़ ए गुड बॉय, इसको अगर निगेटिव में बदलना है तो आप नॉट लगाएं, राम इज़ नॉट ए गुड बॉय। ठीक है, निगेटिव बन गया। लेकिन चूंकि इंटरमीडिएट की ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत इसमें बताया गया है कि ट्रांसफॉर्मेशन का अर्थ होता है रूपांतरण, अर्थात वाक्य का फॉर्म बदले लेकिन उसका अर्थ न बदलने पाए। अब हाई स्कूल में जो सेंटेंस आप निगेटिव में बदलते थे उसमें अर्थ भी बदल जाता था। अब इसमें ये बाउंडेशन है कि आप निगेटिव तो बनाएं सेंटेंस, लेकिन उसका अर्थ ना बदले। ठीक है, तो उसके रूल्स यहाँ पर लिखे गए हैं, मैंने बता रखा है, इसको देख लेंगे सीरियल से और आप अपनी कॉपी पर बाकायदा लिखेंगे। दूसरा हेडिंग डालेंगे आप, इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेज।
ठीक, ये हिंदी में आपको समझाने के लिए मैंने लिख दिया है कि रूपांतरण के अंतर्गत सकारात्मक वाक्यों को नकारात्मक में बदलना। ठीक है, ये हेडिंग डालेंगे। अब इसके अंतर्गत पहला रूल क्या है लिखेंगे। पहला नियम है, ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव में बदलते समय एडजेक्टिव या वर्ब, ठीक है, वाक्य में कहीं एडजेक्टिव होगी और एडजेक्टिव नहीं है तो वर्ब होगा, तो दोनों में से किसी एक को जो आया हो नेगेटिव में बदलते समय एडजेक्टिव या वर्ब का विलोम लिखते हैं। ठीक, अगर कोई एडजेक्टिव आई है या वर्ब आया है तो पहले इसका अपोजिट लिखें, विलोम लिखें और फिर वाक्य में एडवर्ब नॉट अर्थात विलोम शब्द के साथ एडवर्ब नॉट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब जब विलोम शब्द लिखेंगे, अपोजिट वर्ड लिखेंगे और नॉट लगा के इसका प्रयोग करेंगे, तब वाक्य के अर्थ में कोई अंतर नहीं आएगा। वाक्य देखने में तो निगेटिव हो जाएगा लेकिन उसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो पहला रूल आप ये लिखेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत अफर्मेटिव सेंटेंस को निगेटिव में बदलते समय एडजेक्टिव या वर्ब का विलोम शब्द लिखकर वाक्य में एडवर्ब नॉट का प्रयोग करते हैं। जैसे देखेंगे, अब जैसे लिखा है सी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। ठीक, सी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल और ये है आपका अफर्मेटिव में। अब ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत बताया जा रहा है कि इसको निगेटिव में बदलें, तो जब निगेटिव में बदलेंगे तो सी इज नॉट, भाई एडवर्ब नॉट तो लगाओगे लेकिन जैसा कि इसमें बताया गया कि ये है एडजेक्टिव है, ब्यूटीफुल ये दशा बता रहा है संज्ञा की, नाउन की, तो ये दशा बता रहा है ये है एडजेक्टिव, तो इसका अपोजिट लेकर आएंगे। नॉट तो लगाएं लेकिन साथ ही साथ एडजेक्टिव का अपोजिट लेकर आए, अपोजिट लिखेंगे तभी वाक्य का अर्थ नहीं बदलेगा। और अगर आप अपोजिट नहीं लिख रहे हैं तो वाक्य देखने में तो निगेटिव हो गया, ठीक है, देखने में निगेटिव हो गया और साथ साथ वाक्य का अर्थ भी बदल गया, तब इस हेडिंग के अंतर्गत वो सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा अगर केवल नॉट लगाएंगे। ठीक है, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि नॉट जब लगाएं जब उसके साथ विलोम शब्द भी प्रयोग करना हो। तो देखेंगे कैसे बनाया गया। सी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, ये था अफर्मेटिव में। अब ब्रैकेट में निर्देशित किया गया कि इसको निगेटिव में बनाएं लेकिन अर्थ ना बदलने पाए। अब ये लिखा हो या ना लिखा हो कि अर्थ बदले या ना बदले, अगर ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत निगेटिव बनाने को आया या अफर्मेटिव बनाने को आया तो ट्रांसफॉर्मेशन का अर्थ यही हुआ कि उस वाक्य का अर्थ न बदले, केवल रूप बदले। तो देखेंगे सी इज, जैसा कि जानते हैं एडवर्ब नॉट इजेमार के बाद प्रयोग किया जाता है, तो ठीक उसी प्रकार नॉट का प्रयोग कर दें। फिर एडजेक्टिव का अपोजिट ले आएँ, तो ब्यूटीफुल माने होता है सुंदर और अगली माने हो गया कुरूप, बदसूरत। तो यहाँ लिखा था ऊपर कि सी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, अर्थ क्या हुआ, वह एक सुंदर लड़की है। और जब आपने निगेटिव बनाया तो सी इज नॉट एन अगली गर्ल, वह एक कुरूप लड़की नहीं है, भद्दी लड़की नहीं है, अर्थात वह एक सुंदर लड़की है। तो देखें देखने में वाक्य बदल गया, नॉट भी आ गया सेंटेंस में, लेकिन वाक्य का अर्थ नहीं बदला। ठीक है, तो सी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, उसका निगेटिव बनाएं, सी इज नॉट एन अगली गर्ल। अब दोनों का अर्थ देखें सेम एक है, बस केवल वाक्य के फॉर्म में परिवर्तन आ गया, फॉर्म में अवस्था में परिवर्तन आ गया, देखने में वाक्य बदल गया। ठीक, तो इसमें आया एडजेक्टिव, ये है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का अपोजिट लिखें। अब दूसरा एक उदाहरण और देख लें, लिखा है यू लाइक मी, अफर्मेटिव में है। अब इसको निगेटिव में बदलना है, तो इसमें देखें एडजेक्टिव नहीं आई है, वर्ब आई है, तो वर्ब का अपोजिट ले आएँ। ठीक, नॉट तो लगाएं लेकिन साथ साथ वर्ब का अपोजिट भी लाएं।
तो अब जैसे आप जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में सेंटेंस है, तो जब इसका निगेटिव बनाएं तो डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग करेंगे। तो सीधे लिखा गया, यू चूंकि बहुवचन है तो डू नॉट का प्रयोग किया गया, यू डू नॉट। और फिर लाइक माने पसंद करना होता है, इसका अपोजिट ले आए डिसलाइक, ठीक। फिर ऑब्जेक्ट लिख दें। तो देखें दोनों का जब अर्थ निकालेंगे तो देखने में सेंटेंस बदल जाएगा, लेकिन दोनों का अर्थ सेम एक ही होगा। यू लाइक मी, तुम मुझे पसंद करते हो। यू डू नॉट डिसलाइक मी, तुम मुझे नापसंद नहीं करते हो, अर्थात तुम मुझे पसंद करते हो, ठीक। तो ये रूल लिखेंगे, उसके बाद ये एग्जाम्पल लिख लें, पहला और दूसरा। और इसके पहले आपका ट्रांसफॉर्मेशन रिमूव टू कंप्लीट होना चाहिए। रिमूव टू पर आधारित एक्सरसाइज करने के बाद फिर ये दूसरी हेडिंग डाल के इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस लिखेंगे। अगला नियम देखें। अब इस पर आधारित और सारे वाक्य उसमें एक्सरसाइज में दिए जाएंगे। अभी तो रूल बताए जा रहे हैं, जिसका अध्ययन आप कर लें, कहीं नोट कर लें। दूसरा नियम डालेंगे, यदि अफर्मेटिव सेंटेंस में ओनली या एलोन आया हो, ठीक। यदि अफर्मेटिव सेंटेंस में ओनली या एलोन आया हो तो वाक्य को निगेटिव में बदलते समय इन शब्दों को अर्थात ओनली या एलोन को हटा देते हैं तथा वाक्य का आरंभ, ओनली या एलोन जो शब्द वाक्य में पहले से आए हैं अफर्मेटिव में, उनको हटा देते हैं और वाक्य का आरंभ नन बट से करते हैं। ओनली या एलोन को हटाकर वाक्य का आरंभ नन बट से किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखेंगे, ये सेंटेंस लिखा गया अफर्मेटिव में, ओनली ए चाइल्ड, लिटिल चाइल्ड वुड टॉक लाइक दैट। ओनली ए लिटिल चाइल्ड, केवल एक छोटा बच्चा ही वुड टॉक लाइक दैट, इस तरह से बातें कर सकता है। केवल एक छोटा बच्चा ही इस तरह से बातें करेगा। ये था अफर्मेटिव में। अब इसको निगेटिव में जब बदलेंगे तो चूंकि देखें सबसे पहले आपका आया ओनली, तो इसको हटा देंगे और वाक्य का आरंभ किससे करेंगे? नन बट से। तो नन बट ए लिटिल चाइल्ड, कोई नहीं केवल एक छोटा लड़का, वुड टॉक लाइक दैट, इस प्रकार से बातें करेगा। कोई नहीं केवल एक छोटा लड़का ही इस प्रकार से बातें करेगा। यहाँ कहा गया केवल एक लड़का इस प्रकार से बातें करेगा, और यहाँ कहा गया कि कोई अन्य नहीं बल्कि एक लड़का ही इस तरह से बातें करेगा। अब देखिए नहीं भी आ गया, वाक्य का अर्थ नहीं बदला, अर्थात ये ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत आपका निगेटिव बना, ठीक। अगला उदाहरण देखेंगे। जैसे मैंने इसमें बताया कि ओनली और एलोन दोनों को हटाया जाता है, तो एक हो गया ओनली वाला, दूसरा देख लें एलोन का। यू एलोन सेंटेंस है, यू एलोन वर टू ब्लेम फॉर दिस, तुम्हें अकेले वर टू ब्लेम, दोषारोपण करना था, फॉर दिस, इसके लिए, अर्थात तुम पर अकेले इस चीज का दोषारोपण करना था। तो इसका नेगेटिव बना, ओनली को एलोन को हटा दें, वाक्य का आरंभ किससे करेंगे? नन बट से। तो देखें नन बट यू वर टू ब्लेम फॉर दिस, कोई नहीं केवल तुम ही इस गलती के लिए दोषी हो, अपराधी हो, ठीक है। ये था दूसरे रूल पर आधारित कि यदि वाक्य में ओनली या एलोन आया हो तो इन शब्दों को हटा देते हैं और वाक्य को निगेटिव में बदलते समय वाक्य का आरंभ नन बट से करते हैं, बाकी आप वैसे ही लिख देंगे, ठीक। अगला रूल है, तीसरा नियम लिखेंगे, ऐसे अफर्मेटिव सेंटेंस जिनका आरंभ एज सून एज से हुआ हो। एज सून एज सबको पढ़ाया गया है, विधोत बताया गया है। एज सून एज का अर्थ होता है ज्यों ही, और ज्यों ही वाले वाक्यों में त्यों ही की अंग्रेजी क्या लिखते हैं? केवल कामा। तो ऐसे अफर्मेटिव सेंटेंस जिनका आरंभ एज सून एज से हुआ हो, उन्हें निगेटिव में बदलते समय एज सून एज को हटाकर उसके स्थान पर नो सूनर डिड या नो सूनर हैड का प्रयोग करते हैं। तथा कामा, इसमें कामा भी लगा होता है, त्यों ही की अंग्रेजी कामा लिखते हैं। तथा कामा को हटाकर उसके स्थान पर दैन का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखिएगा, कामा के स्थान पर THAN,
बहुत लोग THEN देन लिख देते हैं, देन नहीं लिखना है, दैन लिखना है। और ये भी आपको हाई स्कूल में संभवतः पढ़ाया गया है। अफर्मेटिव सेंटेंस को, एज सून एज वाले वाक्यों को निगेटिव में नो सूनर डिड से बताया गया था। ठीक है, तो उन्हीं वाक्यों को थोड़ा जो है एक बार रिपीट कर लें। अब देखें, दोनों का अर्थ लगभग एक ही होता है। एज सून एज माने भी ज्यों ही, और नो सूनर डिड या नो सूनर हैड माने भी ज्यों ही, बशर्ते इसमें नॉट दिखाई दे रहा है, इसमें नॉट नहीं लगा है। तो ठीक उसी रूल पर इसको भी चेंज करेंगे। ये नियम आप तीसरा लिख लेंगे कॉपी पर, फिर सेंटेंस देखेंगे। एज सून एज आई रीच द कॉलेज, ज्यों ही मैं कॉलेज पहुंचा, द बेल रैंग। कॉलेज के बाद देखिए कामा लगा हुआ है, इसका अर्थ हुआ त्यों ही, द बेल रैंग माने घंटी बजी। ये आपका था अफर्मेटिव में। अब जब इसको निगेटिव में बदलेंगे तो जैसा कि नियम में बताया गया कि एज सून एज को हटाकर उसके स्थान पर नो सूनर डिड का प्रयोग करेंगे। तो आप लिख दें, फिर सब्जेक्ट लिख दें। वैसे सब्जेक्ट आ गया आपका आई, और फिर चूंकि आपने डिड लगाया है, क्रिया लिखिए यहाँ पर, लेकिन चूंकि डिड लगा है आगे, तो डिड के साथ क्रिया की कौन सी अवस्था आती है? पहली अवस्था। मान लीजिए अगर डिड ना लगा होता तो सेकंड फॉर्म लिख सकते थे, या मान लीजिए यहाँ पर हैड लिख रहे हैं, चूंकि नो सूनर डिड या नो सूनर हैड लिख सकते हो। तो जब हैड लिखेंगे तब मुख्य क्रिया की तीसरी अवस्था का प्रयोग करेंगे, और जब डिड लिखेंगे तो क्रिया की पहली अवस्था का प्रयोग करेंगे। तो आई रीच द कॉलेज, ये वैसे आप लिख लें। फिर मैंने अभी बताया कामा को हटाकर उसके स्थान पर दैन का प्रयोग करते हैं, तो दैन लिख दीजिए। फिर द बेल रैंग, वैसे उतार लें। तो सीधा बना, नो सूनर डिड आई रीच द कॉलेज, ज्यों ही मैं विद्यालय पहुंचा, देन द बेल रैंग, त्यों ही घंटी बजी। ठीक, यहां भी वही अर्थ था, यहां भी वही अर्थ है, बशर्ते केवल नॉट लग गया आपका। अब ये सेंटेंस आप दो तरह से बना सकते हैं, चाहे डिड पर बनाएं चाहे हैड पर बनाएं। जब हैड पर बनाएंगे तो केवल इतना अंतर होगा कि डिड के साथ सब्जेक्ट के बाद आने वाली क्रिया फर्स्ट फॉर्म में रहेगी, और हैड के साथ सब्जेक्ट के बाद आने वाली क्रिया थर्ड फॉर्म में रहेगी। बाकी सेम वैसे ही लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये इतने रूल आप अपने कॉपी पर लिख करके ये उदाहरण लिख लीजिएगा। शेष नियम रूल्स अगले वीडियो में आपको समझाते हुए बताऊंगा। ठीक, तब तक इसे कॉपी पर पूरा कर लें, फिर कॉपी पर लिखना है। धन्यवाद।